मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्राची डेंगरे है और आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो थॉर्नडाइक, इन्हें हम पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। इन्हें हम पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही सीखने के नियम दिए थे। तो सबसे पहले ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्हें हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं और पशु मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में भी जानते हैं। अब इन्होंने शुरू में तो अनेक जंतुओं पर अध्ययन किया, परंतु अंतिम रूप से सीखने के नियम व सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके किया। 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके किया। तो आपका ये बिल्ली पर तो प्रयोग किया था, लेकिन बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने पहली बार 1898 ईस्वी में अपना शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंसी पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो अगर आ जाए कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कब आया, तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आपका 1898 ईस्वी में आया था। अब चलते हैं आगे। तो अब इनका भूखी बिल्ली पर किया था। तो कैसे किया था? सबसे पहले इन्होंने एक बॉक्स रखा, जैसे कि ये बनाया हमने अभी। एक बॉक्स रखा। इस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। क्या था नाम बॉक्स? इस बॉक्स का पजल बॉक्स था। अब इसमें इन्होंने भूखी बिल्ली को रखा और बाहर रख दी एक मछली। अब बिल्ली भूखी थी तो उसे भूख तो लगी थी और बिल्ली को मछली बहुत पसंद रहती है। तो उसकी गंध सूंघकर बिल्ली ने कुछ क्रिया की, क्योंकि उसके बाहर ही रखी थी, इस पजल बॉक्स के बाहर ही मछली का टुकड़ा रखा था। तो उसने जैसे ही मतलब उसके पास जैसे ही इसकी गंध पहुंची, तो उसने क्या की? कुछ क्रिया की, अनुक्रिया की। अब जैसे ये अनुक्रिया यानी उछल कूद की हैं, तो क्या हुआ एक बार कि इसका पैर इस एक लीवर पे पड़ गया। ये है आपका लीवर, यहाँ बना था लीवर। तो लीवर पर इसका जैसे ही बिल्ली का पैर पड़ता है, तो ये कहाँ पहुँच जाती है? मछली के पास पहुँच जाती है। लीवर के ऊपर पैर पड़ा और बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो ये भूखी बिल्ली क्या है? उद्दीपन का काम करती है। भूखी बिल्ली को हम कह सकते हैं उद्दीपन। और जो उसने उछल कूद की, उसे कहेंगे हम अनुक्रिया।
तो उद्दीपन अनुक्रिया के कारण ही क्या हुआ था, दरवाज़ा खोलना उसने सीखा था। पहली बार में तो वो बहुत सारी उछल कूद की, तो अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ गया। फिर ऐसे ऐसे उसने बहुत बार कोशिश की, तो उससे ये अनुभव हो गया कि ये जो लीवर है, जब हम इस पर पैर डालेंगे, इस पर पैर पड़ेगा, तभी ये लीवर खुलेगा और मुझे ये मछली का टुकड़ा खाने को मिलेगा। तो अब वो उछल कूद ना करके सीधे इस लीवर पर पैर रखती और मछली का टुकड़ा पा लेती। तो यहाँ जो उद्दीपन और अनुक्रिया है, और जो ये मछली है, मछली क्या है, उसके लिए भोजन है, मछली भोजन का काम करेगी। तो हम इस भोजन को ही क्या कहेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया कहेंगे, उद्दीपक कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्दीपक कहेंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं। बिल्ली ने कुछ अनुक्रिया की और उसने अपना भोजन यहाँ पा लिया, उसने अपना भोजन यहाँ पा लिया। अब जो भोजन था वो था उद्दीपक अनुक्रिया। जो बिल्ली है, बिल्ली खुद क्या है, एक उद्दीपन है, उद्दीपन का काम करेगी। और उसकी जो उछल कूद है, उछल कूद क्या कहलाएगी हमारे लिए, अनुक्रिया कहलाएगी। तो ऐसे इस प्रकार से इन्होंने एक प्रयोग किया था भूखे बिल्ली पर। अब देखते हैं आगे। अब इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि उपनाम देखते हैं। उपनाम में है आपका सबसे पहले प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्ली ने क्या किया था, बार बार प्रयास किया था, बार बार वो क्या है, पिंजड़े में जो वो बॉक्स था, बॉक्स में बार बार वो अपना पैर मार रही थी और अचानक से उसका पैर क्या हुआ था, उस लीवर पर पड़ गया था। तो उसने क्या किया, प्रयास किया, और जब वो प्रयास कर रहे थे तो उस दौरान उससे गलतियां भी हो रही थी। अचानक से उसका पैर पड़ा था उसमें, मतलब जब वो बार बार उसने प्रयास किया था तब उसका अचानक पैर पड़ा था लीवर पर, तो गेट खुल गया था, मतलब लीवर आपका खुल गया था। तो यहाँ उसने प्रयास किया, तब कहीं जा प्रयास किया, प्रयास के साथ में त्रुटि भी हो रही थी, इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उसने बार बार प्रयास किया और उससे त्रुटि हो रही थी, इसीलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे प्रयत्न किए थे, उसने बहुत सारे प्रयत्न किए थे वो पजल बॉक्स खोलने के लिए, उसने बहुत सारे प्रयास किए था और वो बार बार एक ही भूल कर रही थी कि उछल कूद कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि उसे पता लगने लगा था कि नहीं, लीवर पर जब पैर रखेगा तभी ये लीवर खुलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम SR थ्योरी भी कहते हैं। अब SR थ्योरी क्यों कहते हैं, S का मतलब होता है स्टिमुलस, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी मतलब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत।
इसलिए इस सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी कहते हैं। एस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, आर मतलब रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो इस प्रकार इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और अगर हिंदी में बोले तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्ली का संबंध किससे था? भोजन से था, मतलब मछली से था। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। बंध का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्ली क्या थी? एक बंधन में बंधी हुई थी। बिल्ली एक बंधन में बंधी थी। बंधन में बोले तो बॉक्स के अंदर थी बिल्ली, ना कि बाहर। तो बिल्ली क्या थी? बॉक्स के अंदर थी। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम सुख व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सुख उससे तब मिलता था जब अगर उसे भोजन की प्राप्ति हो जाए, और दुख उसे तब होता था जब उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती थी। मतलब अगर लीवर खुल गया, अचानक से उसका पैर पड़ गया और लीवर खुल गया, तब तो उसे भोजन मिलेगा, मतलब उसे सुख की प्राप्ति होगी। और अगर वो भोजन उसे नहीं मिला बार बार प्रयास करने के बाद भी, तब उसे दुखी मतलब वो दुखी होगी। तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं सुख व दुख का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत को हम कहते हैं अधिगम का आवृत्ति का सिद्धांत। अधिगम का आवृत्ति का सिद्धांत। अब ये क्यों कहते हैं? आवृत्ति का मतलब होता है किसी क्रिया को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति। किसी क्रिया को बार बार दोहराना ही क्या होता है? आवृत्ति होती है। तो जब वो सीख रही थी, अधिगम मतलब सीखना, आवृत्ति मतलब किसी कार्य को बार बार रिपीट करना, दोहराना। तो सीखने के दौरान जब वो बार बार अभ्यास प्रयास कर रही थी, तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? अधिगम का आवृत्ति का सिद्धांत भी कहेंगे। क्योंकि सीखने के दौरान वो क्या है? बार बार प्रयास कर रहे थे सीखने का कि ये बॉक्स कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो इस चीज़ का वो प्रयास कर रही थी। अब इसे हम कहते हैं चयन का सिद्धांत। इसे हम चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को हम उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके उपनाम है आपके प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बार बार प्रयास और त्रुटि कर रही थी, इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहेंगे। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, वो बार बार प्रयास कर रही थी और बार बार एक ही भूल कर रही थी कि लीवर खोलने के लिए। एसआर थ्योरी भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी, और बंध का सिद्धांत, सुख व दुख का सिद्धांत, अधिगम की आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, और उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ तक आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अब इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे जो कि पेपर में बहुत आते हैं। तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम, पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। तो तत्परता का मतलब क्या होता है? तत्परता का मतलब होता है आपका मानसिक रूप से तैयारी। मतलब आप मानसिक रूप से कितने प्रिपेयर हो, किसी काम को करने के लिए आप मानसिक रूप से कितने तैयार हो, तत्परता का ये मतलब होता है। इसकी
पहचान, इसे आप पहचानेंगे कैसे? अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए आपके पास तत्परता नियम का, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये तत्परता नियम का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो अगर आपको ये बाध्यता या मजबूरी, इन दोनों में से अगर कोई एक शब्द भी मिल जाता है, मतलब वो किसका होगा? आपका तत्परता नियम का होगा। अब मुख्य नियम के अंदर जो तत्परता का नियम है वो तत्परता का उदाहरण कहलाएगा अगर आपको बाध्यता या मजबूरी का शब्द मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहें किसी को काम करने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई काम करवाना है किसी से, तो अगर उसकी इच्छा होगी तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि अगर घोड़े को पानी पिलाना है तो आप घोड़े को घर से नदी तक तो ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं वो पानी पिए ही। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो पानी पिएगा, और अगर इच्छा नहीं होगी तो वो पानी नहीं पिएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी बाध्यता शब्द आया, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते पानी पीने के लिए, तो वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? तत्परता का, तत्परता नियम के अंतर्गत वो आएगा। अब तत्परता का उपनियम भी है। उपनियम है आपका रुचि का नियम। रुचि का नियम कहता है कि कार्यों को ये सरल बनाते हैं। रुचि का नियम क्या है? ये कार्यों को सरल बना देते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा किसी काम को सीखने के लिए, जैसे आपका भी इंटरेस्ट है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो इसके लिए क्या है, आपके अंदर से जिज्ञासा जागृत हो रही है कि नहीं मुझे ये नियम सीखना है या ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो रुचि का सिद्धांत, जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आप किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं होगे, ठीक है। तो ये क्या है? रुचि का नियम भी इसका उपनियम है, तत्परता का ही उपनियम है रुचि का नियम। तो यहाँ एक बात और याद रखना कि अगर नियम और उपनियम आए तो सबसे पहले आप उपनियम को ही लगाएंगे पेपर में। उपनियम को ही मतलब उपनियम ही आपका आंसर होगा, पहली चॉइस आपकी उपनियम होगी। अब दूसरा है सिद्धांत अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के भी दो उपनियम हैं। पहला है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। इसकी पहचान क्या है? पहचान है अच्छा, बुरा, कमज़ोर, ये सारे इसके शब्द हैं। अगर आपको इनमें से कोई शब्द मिलता है मतलब वो अभ्यास नियम का ही उदाहरण होगा। जैसे राम पहले अपनी पूरी क्लास में प्रथम आता था, परंतु खेल के कारण वो क्या पिछड़ गया, मतलब पीछे रह गया सभी से। तो पहले तो हम उससे क्या, वो प्रथम आता था तो हम उसे अच्छा बताते थे, पहले वो प्रथम आता था तो हम उसे अच्छा बताते थे, लेकिन अब वो जैसे खेल के कारण पिछड़ गया तो उसे हम क्या बुरा बताने लगे हैं। जब ये अच्छा बुरा या कमज़ोर वाली बात आए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? अभ्यास का नियम कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रभाव के नियम की। प्रभाव का नियम, इसके भी दो उपनियम हैं, संतोष और असंतोष का नियम। संतोष और असंतोष मतलब इस नियम से परिणाम मिलता है आपको। संतोष असंतोष मतलब अगर आपको अच्छा परिणाम मिला तब तो आपको संतोष की प्राप्ति होगी, और अगर परिणाम आपका अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? आपका असंतोष की आपको प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप पेपर देने गए और आपका पेपर अच्छा गया और आपने घर में सबसे आकर कह दिया कि नहीं मेरे इतने नंबर आएंगे, और अगर आपके उतने नंबर नहीं आए तो तब आपको क्या आप दुखी हो जाओगे। तो वो दुखी होना ही क्या है? असंतोष है। और अगर अच्छे नंबर आ जाते तो वो
संतोष की प्राप्ति हो जाती, मतलब आपको अच्छा अनुभव होता। तो वो संतोष और असंतोष इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब इन्होंने 5 गौण नियम भी दिए थे। 5 गौण नियम, 3 मुख्य नियम हो गए हैं, अब है 5 गौण नियम। 5 गौण नियम में पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम, तीसरा है सादृश्यता का नियम, चौथा है मानसिक विन्यास का नियम, पांचवा है साहचर्य व्यवहार का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता है कि किसी काम को करने के लिए आप कितने सारे अलग अलग तरीके अपनाते हो। जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप एक ही टॉपिक को बहुत प्रकार से पढ़ते हो। कभी नोट्स बनाकर पढ़ते हो, कभी बिना नोट्स के ही रिवीजन कर लेते हो सीधे मोबाइल से। तो ये क्या है, ये तरीके ही है कि अपना अपना तरीका होता है कि किसे किस तरीके से पढ़ना पसंद है या कौन से तरीके से उसे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो जो आप तरीके अपनाओगे एक ही काम को करने के लिए, जब आप एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हो तो वही क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब दूसरा है आपका आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम है, आंशिक अनुक्रिया का नियम कहता है कि किसी काम को अंश में बांटकर करना, मतलब किसी बड़े काम को आप छोटे छोटे भागों में बांटकर करना ही क्या कहलाता है, आंशिक अनुक्रिया का नियम कहलाता है। किसी बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब उस टॉपिक का नाम जैसे कि यही थार्नडाइक का सिद्धांत ही है, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है। समझने के लिए हम यही वाले ले लेते हैं, जैसे थार्नडाइक का सिद्धांत है। अब थार्नडाइक का सिद्धांत ये हमारा पूरा एक टॉपिक हो गया, लेकिन इसे हम क्या अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, थार्नडाइक के बारे में पढ़ा, फिर उनका उपनियम पढ़े, फिर इसके बाद मुख्य नियम, और इसके बाद आ गए हैं गौण नियम में। तो ये होता है एक टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना। तो आंशिक अनुक्रिया का नियम आ गया होगा आपको समझ में, किसी बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर करना ही आंशिक अनुक्रिया का नियम कहलाता है। अब तीसरा है आपका सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम कहता है कि आप जैसा देखें वैसा ही कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी किसी दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और आप अपनी मम्मी को तो देखते हो, तो अगर आपने किसी को अच्छा व्यवहार करते हुए देखा है, आपने अपनी मम्मी को अच्छा व्यवहार करते हुए देखा है, तो आप भी क्या करोगे, उसके साथ वैसा ही, दूसरों के साथ आप वैसे ही अच्छा व्यवहार करोगे। मतलब आपने जैसा देखा आप वैसा ही करोगे। तो जैसा देखा फिर वैसा ही करना क्या कहलाता है, सादृश्यता का नियम कहलाता है। चौथा है हमारा मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम कहता है कि अगर हम इसे इन पंक्ति के माध्यम से जाने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार मान लेंगे कि नहीं ये एग्ज़ाम तो मुझसे नहीं होगा, या फिर ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं है, तो और अगर आप दूसरी तरफ ये भी सोच लें कि नहीं ये तो काम मुझसे ही होगा, किसी और से होगा ही नहीं, तो वही होता है कि अगर आप मन से ही हार गए हो तो आप वो काम नहीं, मतलब उस काम में आप सफल नहीं हो सकते हो। और अगर मन में ही जीत बना ली है तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। तो ये होता है आपका मानसिक विन्यास का नियम। अब हम देखते हैं साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य व्यवहार का नियम कहता है कि साथ साथ रहने के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या होता है, साहचर्य व्यवहार का नियम होता है। मतलब किसी के साथ में आप रह रहे हो, अगर उसकी अच्छी अच्छी आदतें हैं या वो अच्छा काम करता है कुछ भी, तो उसकी संगत का प्रभाव आप पर पड़ेगा ना। तो इसमें
क्या होता है, संगत का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। साचर व्यवहार के नियम में संगत का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो आप जैसी संगत में रहोगे आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि गौण नियम कितने हैं, 5 हैं। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और मानसिक विन्यास का नियम, साचर व्यवहार का नियम। अब है हमारी इसकी उपयोगिता। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि थॉर्नडाइक की उपयोगिता से कि किस लिए उपयोगी है इनका ये सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत जो है अभ्यास के ऊपर बहुत महत्व देता है, मतलब अभ्यास का महत्व की बात करता है ये सिद्धांत कि जब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे किसी भी काम को सीखने के लिए आपसे वो काम उतने ही अच्छे से बनेगा। फिर है आपका मानसिक सक्रियता पर बल देता है, मतलब किसी भी काम को अगर आप सीख रहे हो तो पूरे ध्यान के साथ में, अटेंशन के साथ में उस काम को सीखोगे तभी ये काम आपसे बनेगा। तो किसी भी काम को सीखने के लिए ये आपकी मानसिक सक्रियता पर बल देता है ये सिद्धांत। और फिर ये सिद्धांत क्या है, लिखने पढ़ने और गणित सिखाने में भी उपयोगी है। ये सिद्धांत क्या है, लिखने पढ़ना अगर किसी को सिखाना है तो उस काम में भी ये सिद्धांत उपयोग में आता है। और ये सकारात्मक सोच, मतलब जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसमें भी ये उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुण भी इसमें विकसित होते हैं। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुण भी विकसित होते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इस सिद्धांत से क्या होती है, धैर्य व परिश्रम का गुण भी विकसित होता है। इस सिद्धांत की और क्या उपयोगिता है, इस सिद्धांत से यांत्रिक रूप से सीखने व सिखाने का कार्य आप कर सकते हो। मतलब आप अगर यांत्रिक रूप से, मतलब आप मोबाइल से, टीवी से, ऐसे कई यंत्र हैं जिसके माध्यम से, रेडियो हो गया, तो इसके माध्यम से आप कोई भी कठिन से कठिन, कोई सरल चीज़ आसानी से सिखा सकते हैं। तो इस सिद्धांत की ये उपयोगिता है। और क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा हम दृश्य व श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर भी बल देता है ये सिद्धांत। दृश्य मतलब देख कर सीखना। कोई काम अगर हम देख कर सीखते हैं और अगर कोई काम हम सुन कर सीखते हैं तो वो होता है श्रव्य, और अगर हम देख कर सीखते हैं तो दृश्य, और सुन कर सीखते हैं तो वो होता है श्रव्य। फॉर एग्जाम्पल, दृश्य जैसे आपका सामने कोई पोस्टर है, आप पोस्टर को देख कर उससे कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो क्या होगा, आपका दृश्य सीखना होगा। और अगर आप रेडियो से कोई चीज़ सुनकर फिर वो सीख रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका श्रव्य सामग्री द्वारा सीखा हुआ ज्ञान होगा। और क्या इस सिद्धांत की उपयोगिता है, जानवरों को प्रशिक्षण देने में। अगर आपको जानवरों को प्रशिक्षण देना है तो उस काम में भी ये सिद्धांत उपयोग में आता है। अच्छी आदतों के निर्माण में और बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए भी ये सिद्धांत उपयोग में आता है। तो अगर आप छोटे बच्चे जो होते हैं तो अगर उनके अंदर कोई अच्छी आदत आपको डेवलप करना है तो उसमें आपका ये सिद्धांत बहुत उपयोगी होता है। और अगर बुरी आदत है उसे छुड़ाना है तो उसमें भी ये सिद्धांत उपयोग में आता है। ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है मानसिक रूप से तो उसे भी हम इनके सिद्धांत से, मतलब अभ्यास के द्वारा उसे हम वो चीज़ भी सिखा सकते हैं। धन्यवाद।